क्या आप मलाका को मिस करेंगी चेतालिया? थोड़ी देर बाद वो समंदर को देखते हुए बोला। चारों तरफ गोया नीली चादर सी बिछी थी जिस पे वो तैर रहे थे। यहाँ है ही क्या जिसे मैं मिस करूंगी? यहाँ है ही क्या? मोहतरमा, यहाँ आप शहजादी हैं, हुक्म चलाती हैं, बेपनाह ताकत की मालिक हैं, और वहाँ आप लोगों की जेबें काटती फिरती थीं, रूप धार धार के नौकरियां किया करती थीं। तालिया ने बरहमी से इसे देखा। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, वरना मेरी खुशी अखलाकी एक्सपायर हो जाएगी। एडम के चेहरे के जाविये फौरन सीधे हुए। तालिया तफाखुर से मुस्कुराई, मगर बजाय ताज़ीम पेश करने के वो एकदम उठ खड़ा हुआ। तालिया ने चौंक के गर्दन मोड़ी। सामने सबसी लकीर दिखाई दे रही थी। दूर कोई जजीरा सा था। यही है 3 चांद वाला जजीरा। वो जोश से खड़ा सिपाहियों को हदायत देने लगा। रिश्ती को उस तरफ ले जाओ। वो बेचैनी से उठी और आसमान को देखा। शाम ढलने के करीब है, हमें चांद निकलने के वक्त तक उस जगह पे पहुंच जाना चाहिए। फिर चोगा संभालती आगे बढ़ी और सिपाहियों के सर पे जा रुकी। जजीरे पे कुछ जरूर हमारा मुंतजिर होगा, वो बुलंद आवाज में बोली, और सब रुक कर उसे सुनने लगे। सिपाही, फौज, मकामी लोग, कुछ भी हो सकता है, मगर तुम पूरी जान फिशानी से लड़ोगे। याद रखो, हमने जिंदा वापस आना है, वो सब लेकर जिसके लिए हम आए हैं। वापस पहुंच के ना सिर्फ मैं तुम में से हर एक को इनामो कराम से नवाजूंगी, बल्कि तुम्हें आजाद भी कर दूंगी। वो पूरे कद से खड़ी उनसे मुखातिब थी। हवा से चोगा फड़फड़ा रहा था और टोपी पीछे को ढलक गई थी। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को लड़ना होगा, इस जजीरे और इसके असेबों से। तुम्हें लड़ना होगा अपनी शहजादी के लिए। लड़ोगे ना? आप हमें हर इम्तिहान में पूरा पाएंगी शहजादी। एक सिपाही जोश से बोला तो वो मुस्कुराई और गर्दन मोड़ के एडम को देखा। सारे खजाने, सारी जॉब्स, तालीम, अवार्ड्स, इंसान जो कुछ भी हासिल कर ले, हर चीज एक तरफ, और ताकत और खाकमियत एक तरफ है एडम। हाँ, शायद इस चीज को मैं मिस करूंगी। एडम बस मुस्कुरा दिया। वो दोनों अब साथ साथ खड़े थे। किश्ती तेजी से तैरती हुई जजीरे के करीब जा रही थी। तालिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां क्या उनका मुंतजिर होगा? कोई असीब, कोई फौज? सल्तनत महल पर शाम उतरती दिखाई दे रही थी और ऊंची दीवारों पर लगी कंदीलें जलने लगी थीं। गुलाम और कनीजे नस्ब जब्त से सारे काम निपटाते फिर रहे थे। ऐसे में महल की एक ऊंची बालकनी में मलिका योन सुफू खड़ी थी। सीने पे बाजू लपेटे वो ताज और जेवरात से लद्दी फद्दी मुस्कुरा के नीचे देख रही थी। बड़े दिन बाद वो इतनी पुरसकून नजर आती थी। इतने परेशान क्यों हो वोंगली? उसका मुखातिब चीनी सफारतकार उकब में खड़ा था। चेहरा बेचैन और उदास लगता था। मलिका आलिया, मुराद राजा ने मेरे गुलाम को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे ये सोच के खौफ आ रहा है कि अब क्या होगा। खौफ की बात नहीं है वोंगली, वो पुरसकून सी दूर नीचे फैले बागात को देखते हुए कह रही थी। जल्द या बदेर ये तो होना था। बंदा हारा उसको कैद करके उसके साथ जो भी सलूक करे वो दुख की बात हो सकती है, मगर खौफ की नहीं। मुराद राजा को इस निकाह का इल्म हो गया तो इल्म तो होना ही था, मगर मेरा नाम नहीं आएगा और तुम सफारतकार हो, तुम्हारा कोई बाल भी बेका नहीं कर सकता। और फातेह और शहजादी ताशा, ये अब उनका मसला है। भले मुराद अपनी बेटी को गले से लगाए या गुस्ताख गुलाम की गर्दन उतार दे, हर सूरत में सुल्तान तक खबर पहुंच जाएगी कि शहजादी ताशा किसी की मनकूहा है। मेरा मसला यहीं तक था, वो खत्म हो जाएगा। वो होले होले अपने कान से लटकते बुंदे पर उंगली फेर रही थी। वाकई हमारा मसला तो हर हाल में खत्म हो जाएगा। वो उंगली ने गहरी सांस भरी, फिर जैसे इसे मलाल हो। मगर मुझे फातेह के लिए दुख हो रहा है मलिका। उसकी पेशानी रोशन थी। वो कैद खाने का ईंधन नहीं बन सकता। मैंने कहा ना, खौफ की बात नहीं है, दुख की है। जब मैंने सुना था कि चीन के पहाड़ों पे एक सुर्ख धारियों वाले नायाब परिंदे की नस्ल खत्म हो रही है तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं तब 6 बरस की थी। मुझसे कितने दिन खाना नहीं खाया गया। मेरा दिल दुख गया था। मगर तेरा वोंगली की तरफ फेरा, खुले दिल से मुस्कुराई। दिल की यही तो अच्छी बात है कि इसके दुख दर्द थोड़े अरसे बाद भूल जाते हैं। बस ताज सलामत रहे। दिल में बहुत जगह है वोंगली। बचा फरमाए मलिका। इससे इत्तफाक करना लाजिम था।
सो ताईदी अंदाज में वोंगली ने सर को खम दिया। वो वापस नीचे बागात को देखने लगी। लाली लगे होंठों पे मुस्कुराहट रेंग रही थी। मुराद राजा के दरबार के दरवाजे बंद थे और वहां मुसल्लह पहरेदार खड़े थे। सामने से 2 सिपाही फातेह को अपने आगे चलाते लाते दिखाई दिए, इस हाल में कि इसकी हथकड़ियों से बंधी जंजीर पैरों के गिर्द लिपटी थी। इसकी चेफ बढ़ी हुई थी और आंखों में कोई खौफ न था। बस नजरें घुमा के दरो दीवार का जायजा लेते कदम उठा रहा था। एक सिपाही ने बाजू से जबरन धकेलना चाहा तो फातेह रुक गया और एक ठंडी नजर उस पर डाली। मैं खुद चल सकता हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ। कोई रोब था या क्या? सिपाही ने उसकी कोहनी छोड़ दी। वो गर्दन उठाए सीध में देखते आगे बढ़ता गया। जंजीरें थामे सिपाही इसके हमरा चुपचाप चलते आए। पहरेदारों ने दरबार का दरवाजा खोला तो फातेह ने सामने देखा। तवील सा दरबार था। दरमियान में लंबा सुर्ख कालीन बिछा था जो आखिर में चबूतरे तक जाता था। चबूतरे के ऊपर तख्त रखा था जिस पर फातेह की नजरें उसके पैरों से होती हुई चेहरे तक उठी गईं। मुराद राजा विराजमान था। शाही कुबा दाएं बाएं फैला रखी थी। एक हाथ घुटने पे रखा था और दूसरा शाहाना अंदाज में पहलू में पड़ा था। माथे पे सुर्ख पट्टी बंधी थी और लंबे स्याह बाल कंधों को छू रहे थे। अपनी उकाबी चमकदार आंखें वो कैदी पे जमाए हुए था जो सफेद कुर्ते पाजामे में मलबूस जंजीरों में बंधा सामने से चला आ रहा था। कदरे बढ़ी हुई शेप, छोटे बाल जो मलाका में गैर मामूली लगते थे क्योंकि मर्दों और औरतों सबके बाल लंबे होते थे, और छोटी आंखें जो मुराद पे जमी थी। वो पहली नजर में ही मकामी बशिंदा नहीं लगता था। सामने आओ, मुराद ने 2 उंगलियों से इशारा किया। आवाज खुरदरी और रूपदार थी। फातेह सुर्ख कलीन पे नंगे पांव आगे चलता आया। सिपाही साथ साथ चल रहे थे यहाँ तक कि वो चबूतरे के ऐन सामने आ रुका। तो तुम फातेह हो और तुम मुराद हो, मुराद राजा। वो उसी के अंदाज में बोला तो चबूतरे के नीचे दरबान की तरह खड़े आरिफ ने घुरका। तुम इस वक्त मलाका सल्तनत के बंदाहरा मुराद राजा के दरबार में खड़े हो। अदब से बात करो। हमारे जमाने में अदब इतना ही होता है बस। इन लंबे लंबे इल्काबात खताबात से नहीं पुकारते लोगों को, भले वो मुल्क के सरबराह ही क्यों ना हो। सिर्फ उनका नाम लेना ही काफी होता है। फिर नजरें घुमा के आरिफ को देखा। मगर खैर, तुम हमारे जमाने से वाकिफ नहीं होगे। वो तुम्हारे मलाका से बहुत मुख्तलिफ है। और तुम लोग बाहर जाओ। आरिफ ने तेजी से सिपाहियों को मुखातिब किया। वो फौरन बाहर निकल गए। फातेह ने हल्का सा मुस्कुरा के मुराद को देखा जो तख्त पे बैठा हनूस इसे घूर रहा था। तो सिर्फ तुम्हारा ये दरबान तुम्हारे शिकारबाजी के राजों से वाकिफ है? अच्छी बात है, कोई राजदान होना चाहिए, वरना सबसे ज्यादा तन्हाई तख्त पे बैठने वाले के मुकद्दर में होती है राजा। और तुम क्या जानते हो तख्त पे बैठने वालों के बारे में? मुराद इस पर से एक लम्हे को भी निगाह नहीं हटा रहा था। अजीब बेखौफ सा आदमी था। मैं अपने मुल्क में ऐसे ही लोगों में से था। क्या तालिया ने नहीं बताया? वो जरा सा मुस्कुरा के बोला। मैं अपने मुल्क का बंदाहरा बनने वाला था मुराद राजा। ताशा से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मुराद ने अगला सवाल दागा। तालिया की मेरी बीवी से शनाख्त थी। उसने मेरी बीवी की तस्वीर बनानी शुरू की तो हमारे घर उसका आना जाना हुआ। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो एक खजाने की खोज में है। इस खजाने को ढूंढते ढूंढते उसने वक्त का दरवाजा पार किया और मैं सिर्फ उसको रोकते रोकते साथ आ गया। और तुम इसे क्यों रोकना चाहते थे? क्या तालिया ने तुम्हें नहीं बताया मुराद कि वो इस दुनिया में क्या थी? क्या थी? फातेह हल्का सा मुस्कुराया। वो नीचे खड़ा था और मुराद ऊपर बैठा था, मगर दोनों की आंखें एक दूसरे पे जमी थी। वो एक चोर थी, बहरूप बदल बदल के लोगों को लूटने वाली। इसे कायल करने का फन आता था। वो लोगों से अपने मतलब निकलवा लेती थी और इसे मालूसर से बहुत मोहब्बत थी। अब भी है, लेकिन इस सफर ने इसे बदल दिया है। वो वापस जाना चाहती है क्योंकि इसे खुद को बदलना है। मुराद तमस्खर से मुस्कुराया। इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता गुलाम फातेह, और वो वापस नहीं जाना चाहती। क्या तुम्हें मालूम नहीं उसकी सुल्तान मुर्सद शाह से शादी हो रही है? तुम्हारी दुनिया में की गई शादी की हमारी दुनिया में कोई अहमियत नहीं होगी मुराद राजा। तुम्हें मुझे और तालिया को वापस भेजना होगा। मैं तुम्हारे कहवे खाने के लोगों जैसा नहीं हूँ जो तुम्हारी तकरीर से मुतासिर हो जाऊंगा। वैसे क्यों करते हो तुम वहां तकरीरें? ये फितरत है मेरी। इंसानों को किसी जाबिर हुक्मरान का गुलाम बने देख नहीं सकता, और फिर तुम्हारी नजरों में आना चाहता था।
काफी देर लगी तुम्हें मेरी गर्दन की मोहर से मुझे पहचानते पहचानते। तुम्हें क्या लगता है मुराद राजा, ये मुलाकात तुम्हारी ख्वाहिश से हो रही है? तुम्हारी बेटी ने मुझे एक काम सिखा दिया है। चाल ऐसी चलनी है कि दूसरे को लगे ये उसका अपना मंसूबा था, और मेरा मंसूबा ये है कि तुम अब कभी दोबारा सूरज की रोशनी नहीं देख सकोगे। तुम अपने हाथों से हमें चाबी दोगे मुराद राजा। तुम नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ। तुम्हारे पास मेरी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। तुम कह रहे हो कि तुम मुस्तकबिल से वाकिफ हो, मैं माजी से वाकिफ हूँ राजा। वो मुस्कुरा के कह रहा था। जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद इसका अंदाज ठंडा और शांत था। मैंने तुम्हारी बात सुन ली फातेह, अब मेरी बात गौर से सुनो। मुराद कोहनी घुटने पे रखे आगे को झुका। तुम बंदा हो रहोगे अपने मुल्क के। यहाँ तुम सिर्फ एक गुलाम हो और जल्द एक भूली बसरी दास्तान बन जाओगे। मुझे नहीं मालूम तुम क्या खेल खेल रहे हो, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी या उसकी जिंदगी के करीब भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम अब कैद में रहोगे और तुम्हें दोबारा तब बुलाया जाएगा जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। इसलिए आरिफ को इशारा किया, उसे ले जाओ। जानते हो मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है मुराद राजा? आरिफ सिपाहियों को आवाज देने लगा कि वो बोला, मैं सच बोलता हूँ और तुम्हारे साथ भी मैंने सिर्फ सच बोला है। मुझे कैद क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है? तुम मोगली के गुलाम हो और वो मलिका का आदमी है। वो दोनों भी जल्द निस्तो नाबूद हो जाएंगे, इसलिए मलिका आज से 32 साल बाद मरेगी, वो भी सुर्ख फोड़े निकलने से। अल्फाज थे कि क्या राजा मुराद सुन हो गया। आरिफ अपनी जगह पे ठहर गया। जंजीरों में जकड़ा कैदी गर्दन उठाए आम से अंदाज में कह रहा था, मुल्क बदर होने के बाद मलिका गुमनामी की जिंदगी इख्तियार कर लेगी और कई साल ऐसे ही गुजार देगी। फिर आज से 32 साल बाद चीन के एक पुराने महल में से मौत आएगी। मुल्क बदर? आरिफ बुड़बुड़ाया। वो मुल्क बदर क्यों होगी? जब मुरसल शाह के खिलाफ गुज़िश्ता सुल्तान के बेटे बगावत कर देंगे और थोड़े ही अरसे बाद इसका तख्त उलट देंगे तो मुल्क बदर कर दी जाएगी। मुरसल का अलमनाक अंजाम होगा। मंसूर शाह अगला हुक्मरान बन जाएगा और पदू का राजा तन पेराक उसका बंदा हरा होगा। अगले 50 साल से ज्यादा पदू का राजा मलाका सल्तनत का बंदा हरा रहेगा। इस दौरान 2 या 3 सलातीन बदल जाएंगे, मगर बंदा हरा एक ही रहेगा। योन सुफू का बाप अगले 10 साल हुकूमत करेगा और फिर अपने छोटे बेटे को शाही चीन नामजद करके मर जाएगा। और उसका बड़ा बेटा? आरिफ फौरन बोला। मुराद पत्थर हुआ सुन रहा था। इसका बड़ा बेटा तो अब तक मर चुका होगा। इस महीने की 4 तारीख को इसने ताउन से मर जाना था। नहीं, मुराद चौंका, तुम झूठ बोल रहे हो। वो पिछले माह मलाका आया है, भला चंगा था और 10 दिन पहले उसका खत भी आया था। तुम मेरे दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हो फातेह। मगर मैं राजा राजा आरिफ खनखारा तो मुराद ने चौंक के इसे देखा। अभी एक घड़ी कब चीन से खत मसूल हुआ था। गुज़िश्ता हफ्ते मलिका यूसुफ का भाई वाकई ताउन से मर गया है। सबसे पहले मेरे आदमी ने खबर दी है। मलिका को खुद अभी खबर नहीं मिली। मैं आपको गुलाम से मिलने के बाद बताना चाहता था। आरिफ ने आहिस्ता से बताया। मुराद की रंगत सफेद पड़ने लगी। इसने भी यकीनी से कैदी को देखा जो उसी तरह खड़ा था, आम सा अंदाज, बेनियाजी सी बेनियाजी। मुराद अपनी जगह से उठा और जीने उतर के नीचे उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम ये सब कैसे जानते हो? तारीख की किताबों में मैंने तुम्हारी सारी दास्तानें पढ़ रखी हैं मुराद राजा। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम कैसा होगा? वो अल्फाज रूह खींच लेने वाले थे, सांस रोक देने वाले थे, जीते जी मार देने वाले थे। मुराद राजा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें किस जमीन पर मौत आएगी? मुराद पलक झपके बिना इसे देखता रहा। फातेह ने चंद लम्हे का इंतजार किया, फिर लब खोले। एक दिन आएगा मुराद जब तुम मलाका के शहर के चौक में बस वो धड़ा। बस मैं नहीं जानना चाहता कि मेरा क्या होगा। मैं अपनी मौत के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। सारे साए जो इसके चेहरे पे आए थे वह गुजर चुके थे। मुराद संभल गया था और इसके चेहरे की सख्ती में इजाफा हो गया था। दुरुस्त फरमाया राजा, कोई इंसान नहीं जानना चाहता कि वो कौन सी जमीन पे मरेगा, मैं खुद भी नहीं। फिर आरिफ को देखा। मैं वापस कैद में जाने के लिए तैयार हूँ। जल्द तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, तब मुझे बाहर ले आना।
وہ اپنی تھی ملاقات ختم کر چکا تھا، مڑنے ہی لگا تھا کہ مراد پکار اٹھا، اور تاشا، میری بیٹی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو فاتح مڑتے مڑتے رکا اور اس کی طرف گھوما، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری ایک بیٹی تھی مراد، جو پہاڑوں میں کھو گئی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں ایسا سوال پوچھنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ مضطرب ہو گیا تھا۔ اون فاتح نے گہری سانس لی اور جب بولا تو اس کی آواز مغموم تھی۔ شہزادی تاشا طریق کا ایک خوبصورت اور مضبوط کردار تھی، جس کی داستان بہت مختصر تھی۔ اس نے کچھ اچھے کام کیے تھے، جس کے باعث اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، مگر آخر میں وہ ٹھہرا۔ آخر میں اس کا انجام بھی افسوسناک ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں؟ وہ بے چین سا ہوا۔ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو ہونے سے روک سکوں۔ وہ ایک سمندری سفر پہ گئی تھی جس سے وہ لوٹ کے نہیں آئی تھی۔ اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے کسی سمندری سفر پہ نہ بھیجنا۔ مراد کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔